वीबीटी की सीमाएं। तो वीबीटी की सबसे पहली सीमाएं का अर्थ कमियां। वीबीटी की सबसे पहली कमी क्या थी कि रंगों की व्याख्या करने में ये असफल रहा। वीबीटी है वो रंगों की व्याख्या करने में असफल रही। वीबीटी ने ये तो बता दिया था कि कोई संकुल है वो रंगीन होगा या रंगहीन होगा। ये बताया गया था कि कोई भी यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होता है, और यदि सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कलर्ड नहीं होता, यानी कि कलर लेस होता है। ऐसा वीबीटी ने बता दिया था कि कोई कलर्ड होगा या कलर लेस होगा, लेकिन किस कलर का होगा इसका अर्थ है कि ये बली होगा या ब्लैक होगा या ऑरेंज कलर का होगा, कि कौन से कलर का होगा, इसकी व्याख्या है वो वीबीटी है वो करने में क्या रही थी, असमर्थ रही थी। तो सबसे पहली कमी क्या रही, इसकी रंगों की व्याख्या करने में असफल रही है। तो कि कोई भी संकुल है वो किस रंग का होगा इसको बताने में ये असफल रही थी। दूसरी कमी इसकी क्या रही, कई संकुल होते हैं उसमें देखो अंदर वाला डी कक्षक संकरण में भाग लेता है, कई होते हैं उनमें बाहर वाला डी कक्षक भाग लेता है। जैसे मान लो कई अपने संकरण पढ़ा कि एक तो संकरण पढ़ा कि DsP2 संकरण होता है या फिर sp3 संकरण होता है। यदि समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 हो तो या तो DsP2 संकरण होता है या sp3 संकरण होता है। यदि समन्वय संख्या 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d DsP3 या sp3d होता है। यदि समन्वय संख्या 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो D2sp3 संकर्ण या फिर sp3d2 संकर्ण, यानी कि D बाद वाला कक्ष काम आएगा या पहले वाला कक्ष काम आएगा। यदि D है वो पहले वाला काम आता है, D है वो पहले वाला काम आता है, यानी कि आंतरिक कोश का D काम आता है, तो इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि D है वो बाहर वाला काम आता है, बाहरी कक्षा काम आता है, तो इसे कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वीबीटी है वो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती। अपने फिर बाद में बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो युग्मन हो जाता है, वीक लिगेंड होता है तो युग्मन नहीं हो पाता। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी, वो आज एग्जाम्पल के रूप में अपने लेंगे। जैसे अपने बात करें कि NH3 की 4+2 और NiCN की 4-2, ये दोनों ही संकुल में NH3 और CN दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जबकि दोनों के दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम नहीं है। तो ये सुस्पष्ट रूप से वीबीटी नहीं कह सकती कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिससे इनकी स्पिन कम हो जाती है, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, या फिर बाहर वाला डी काम में लेते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता नहीं तो स्पिन ज़्यादा रहती है, इसीलिए इस संकुल को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि कोई भी संकुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, वीबीटी है इसकी व्याख्या करने में असमर्थ है।
तो ये वीबीटी की क्या हो जाएगी, कमियां हो जाएगी। यानी कि कोई भी संकुल आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा यदि डी कक्षक अंदर वाले भाग आ रही हैं, अंदर वाले भाग ले रही हैं। अंदर वाले का मतलब जैसे मान लो 3D का कोई भी सेंट्रल एटम है। 3D का मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनका कोई कंपाउंड है और यदि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d या sp3d2 है, इसका मतलब है ये 3D का डी काम में नहीं रह रहा है, ये 4D का काम आ रहा है, यानी कि बाहरी कक्षा का काम आ रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि 3D का कोई संकुल है उसमें 3D का ही कोई सेंट्रल एटम है, उसमें 3D कक्षा की हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है, इसका मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अंदर वाले डी है वो हाइब्रिडाइजेशन में काम आ रही हैं। तो ये तब आते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का सामान्यतः युग्मन हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों का सामान्य युग्मन कब होता है, जब लिगेंड कैसा हो, स्ट्रोंग हो। लेकिन कई बार अपने अपवाद स्वरूप ये बात बता दी, इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि दोनों स्ट्रोंग है तब भी हाइब्रिडाइजेशन में अंतर आ गया, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये वीबीटी है वो समझाने में असमर्थ रही कि अंदर वाला डी काम में लेता है तो इसको कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि आंतरिक कक्षक संकुल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे अपने, आंतरिक कक्षक संकुल। और यदि ये डी बाहर वाला काम ले रहा है, बाहर वाला काम आ रहा है, तो इसको कहेंगे बाहरी कक्षक संकुल। तो कोई भी संकुल बाहरी कक्षक संकुल बनेगा या आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। आंतरिक कक्षक संकुल को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, बाहरी कक्षक संकुल को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो इसकी स्पिन कम हो जाती है, इसलिए इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका निर्धारण वीबीटी के द्वारा नहीं हो पाता। और वीबीटी है इस प्रकार ये नहीं बता पाती कि कहाँ युग्मन होगा, कहाँ युग्मन नहीं होगा, कहाँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कहाँ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये नहीं बता पाती। तो ये नहीं बता पाती कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा या इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, इससे अपने को पता चलता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ये नहीं बता पाती। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसकी संख्या को ये सुस्पष्ट रूप से नहीं बता पाती। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं अपने N+2 का अंडूड बोहर मैग्नेट्रॉन में। यदि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नहीं बता पाती तो ये इसकी अगली एक और कमी हो जाएगी कि ये चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ है। अगली कमी ये होगी कि ये तीसरी कमी, इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में क्या रही है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में ये असमर्थ रही है, असमर्थ रही है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में असफल रही है। तो यानी कि कई गुण ऐसे होते हैं जिनकी ये व्याख्या करने में असमर्थ रही है। सबसे पहले बात की रंग की व्याख्या नहीं कर सकी, दूसरा ये बात नहीं बता सकती कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में असफल रही। कई कक्षक ऐसे भी होते हैं, कई संकुल ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ज्यामिति विकृत होती है। तो ये ज्यामिति की व्याख्या करने में भी असफल रही है, यानी कि सुस्पष्ट रूप से नहीं बता पाई कि किसकी ज्यामिति विकृत होगी, किसकी ज्यामिति विकृत नहीं होगी। तो सबको सुनाई दिखाई समझ में दे रहा है क्या भाई? समझ में आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? चलो इसकी और कमियों को देखें। अब देखो इसमें
एक बताया कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल वाले प्रबल क्यों होते हैं, दुर्बल वाले दुर्बल क्यों होते हैं, ये भी वीबीटी है वो सुस्पष्ट जवाब है नहीं दे पाया कि ये प्रबल क्यों है। कई लिगेंड ऐसी होती हैं जो किसी एक मेटल के साथ तो वो स्ट्रोंग लिगेंड की बातें व्यवहार करते हैं, जबकि दूसरे मेटल के साथ तो वो वीक लिगेंड की बातें व्यवहार करते हैं। ऐसा भी वीबीटी है वो व्याख्या करने में असफल रही है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पर देखो, अमोनिया है वो कई जगह प्रबल लिगेंड की बातें व्यवहार करती है, लेकिन अमोनिया यहाँ पर NH3 निकल के साथ है वो वीक लिगेंड की बातें व्यवहार करती है। यहाँ पर ये ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कोई वीक लिगेंड है। और कोई ऐसा एग्जांपल जैसे मान लो CONH3 की 6+3 प्रकार का कोई संकुल है, इसमें ये अमोनिया कैसा है, इसमें NH3 है वो एक स्ट्रोंग लिगेंड की बात व्यवहार करता है कि ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे प्रकार का लिगेंड है, स्ट्रोंग लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन भी करवा रहा है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाने में असफल रहा। तो कहीं कोई कहीं कहीं स्ट्रोंग की बातें व्यवहार करता है, कहीं कहीं वीक की बातें व्यवहार करता है। तो वीबीटी है वो सुस्पष्ट रूप से व्याख्या करने में असफल रही कि कहीं कहीं कौन स्ट्रोंग की बातें व्यवहार करने लग जाता है, कौन वीक की बातें व्यवहार करने लग जाता है। और देखो अपने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, या मैं दोबारा से बताऊं आपको कि कल जो पीछे जो कक्षा हुई थी उसमें बताया गया था, एक तो कॉपर वाला एग्जाम्पल लिया था। कॉपर वाले के अंदर 3D का एक इलेक्ट्रॉन है वो 4p में चला गया था। तो वो क्यों चला गया, उसको जानने के लिए ऊर्जा कहाँ से आ गई, वीबीटी इसकी व्याख्या करने में कोई भी संक्रमण होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से छलांग लगाकर जाता है तो उसको ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा कहाँ से आई, वीबीटी ऐसा बताने में असमर्थ रही है। तो अपने पढ़ रही हैं वीबीटी की सीमाएं। जैसे देखो सबसे पहला एग्जांपल लें अपने कि NiNH3 की होल 4+2 है। सबसे पहले अपने को हमेशा की तरह देखना होगा कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, और कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर देखने से पहले यहाँ पर ये देख लेना चाहिए कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है क्या, एक दंतुक लिगेंड है क्या। यदि ये एक दंतुक लिगेंड होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पर संख्या है उसके बराबर होता है। यदि ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है तो इस संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा। यदि ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। यदि ये टेट्राडेंटेड लिगेंड होता है तो 4 से, पेंटाडेंटेड लिगेंड होता है तो 5 से, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है तो 6 से गुणा करना नहीं भूले। तो ये आ जाएगी इसकी समन्वय संख्या। समन्वय संख्या 4 हो तो अपने जब समन्वय संख्या का मान 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो होता है sp3 और या फिर होता है dsp2। तो सबसे पहला काम यही है कि अपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, हर कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर ये अपने अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार का जो संकुल है, इस प्रकार का जो कंपाउंड है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसके पश्चात बात करते हैं कि इसकी जो NH3 की 4 है, इसमें केंद्रीय धातु जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने के लिए जैसे मान लो ये है, जिसकी वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है उसको X मान लो। NH3 एक उदासीन होता है तो इसकी कोई ऑक्सीकरण अवस्था होती नहीं, और इसके बराबर जितना भी ऊपर चार्ज है उतने को लिखना है। तो X का मान आया +2। इसका अर्थ क्या है, यहाँ जो निकल है, निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2
2 है, यानी कि निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं। तो इसके बाद में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इससे पहले जो निष्क्रिय गैस आती है वो आर्गन आती है। 3D में 8 है, 4s में 2 है, 4p खाली है, 4d खाली है और 4f भी खाली है। 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको इस प्रकार से बता सकते हो आप कि ये देखो, ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 और 8। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p के अंदर अभी तक इलेक्ट्रॉन है नहीं और 4d भी खाली पड़ा है। ऐसा तब है जब निकल ने न तो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और न इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, यानी कि निकल उदासीन है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, निकल है वो इलेक्ट्रॉन है त्याग रही है, और निकल ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या घटना घटित होगी, देखो निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं और त्यागे चौथी कक्षा से जाएंगे या तीसरी कक्षा से जाएंगे। तो पहले चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएंगे। तो क्या कंडीशन होगी, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अब भी है, ये खाली हो गया है और 4p भी खाली है। अब क्या है, अब इसके बाद में देखना है कि लिगेंड कैसा है। तो यहाँ पर ये देखना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि लिगेंड कैसा है। यहाँ NH3 है, होता तो ये स्ट्रोंग लिगेंड है, यही बात इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर NH3 स्ट्रोंग लिगेंड होता है, यहाँ पर NH3 है तो स्ट्रोंग लिगेंड, लेकिन यहाँ पर काम किस बात करता है, यहाँ पर ऐसा प्रदर्शन किया है जहाँ पर कोई वीक लिगेंड करता है। तो कई बार क्या होता है, कोई स्ट्रोंग होता है लेकिन कई बार व्यवहार ऐसा दर्शा देता है जैसे बहुत ही कमजोर हो, वीक हो। तो उस NH3 ने भी यहाँ पर ऐसा ही काम किया है। यहाँ NH3 स्ट्रोंग लिगेंड होते हुए भी, स्ट्रोंग लिगेंड होते हुए भी वीक लिगेंड की भांति कार्य किया है। यानी कि स्ट्रोंग होता, स्ट्रोंग लिगेंड है ये, लेकिन यहां पर व्यवहार कैसा है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड की भांति काम किया है। क्यों काम किया है, अपवाद स्वरूप। तो ये इसकी कमी है और अपने क्या पढ़ रही है, वीबीटी की कमियां ही पढ़ रही हैं कि इसने यहाँ पर वीक की भांति काम क्यों किया। वीबीटी इस बात को समझाने में असमर्थ रही है। तो NH3 इसको कह सकती थी कि तू इधर चला जा, NH3 इसको कह सकती थी कि तू इधर चला जा, युग्मित हो जा, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। और यहाँ पर ये मौन रही, ये अमोनिया है वो मौन रही। इसने इस 3D के एक इलेक्ट्रॉन को नहीं कहा कि युग्मित हो जा, क्योंकि इसका व्यवहार यहाँ पर बहुत ही कमजोर रहा। वीक की भांति इसने आगे वाले कक्षों संकट में भाग ले लिया। 1s और 3p भाग ले रही है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण अमोनिया है वो स्ट्रोंग लिगेंड होते हुए भी यहाँ पर किसकी भांति काम किया है, वीक लिगेंड की भांति काम किया है। और लोन पेयर यहाँ पर दान कर रही है और लोन पेयर दान कर कर 4 उप सहसंयोजक बंध बनाई हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। और जो ये यहाँ पर जो ज्यामिति जो निकल कर सामने आई, वो कैसी ज्यामिति निकल कर सामने आई कि होना तो वर्ग समतलीय चाहिए था, होना DsP2 संकर्ण चाहिए था, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के कारण आप जानते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसका भी होता है उसकी ज्यामिति तो चतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ पर ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय बनी है।
वर्णी वर्ग समतुल्य चाहिए थी, लेकिन अमोनिया का व्यवहार यहाँ पर बड़ा ही दुखद रहा है। अमोनिया ने आशानुकूल प्रदर्शन नहीं किया है। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी वीक लिगेंड की भांति काम किया है। तो इस प्रकार से बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है यहाँ पर, और इसकी ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय प्रकार का संकुल बना है, और इस पर चार्ज कितना है, +2 है। तो ये वीबीटी की एक बहुत बड़ी कमी रह गई। तो वीबीटी की एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। इस एग्जाम्पल में अपने को पता चला कि NH3 है, हाँ, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बातें व्यवहार नहीं करता। कहीं कहीं इसका प्रदर्शन बहुत ही कमजोर लिगेंड की बाती रहा है, वीक लिगेंड की बाती रहा है, जैसा अपने निकल के समन्वय संख्या 4 वाले कंपाउंड में देखा। अब अपने एक जो अगला कंपाउंड लेते हैं, जिससे तो ये सुस्पष्ट हो जाएगा कि अमोनिया का व्यवहार कहीं स्ट्रोंग है कहीं वीक है। अगले के अंदर है अमोनिया ही, लेकिन उसका व्यवहार वहाँ स्ट्रोंग है, और वहाँ पर एक विचित्र घटना घटती है। वो विचित्र घटना क्या है, अभी समझ में आने वाली है आप लोगों के। तो देखो इसमें क्या हुआ है। अपने एग्जाम्पल लिया कि CONH3 की 6, अब की बार कोई अष्टफल के संकुल का एग्जाम्पल लिया, और इस पर चार्ज क्या है, +3 है। अब देखो इतना देखते ही अपने ध्यान में आ गया कि यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या है वो 6 है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आते ही आपके दिमाग में बात आ गई कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, या फिर होगा d2sp3। इसमें से कौन सा होगा ये समय ही बताएगा। तो सबसे पहले आपको समन्वय संख्या देखनी है, और समन्वय संख्या के आधार पर यह निर्धारण करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद में फिर आपको देखना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सामान्य मेटल होता है, लेकिन कई बार नॉन मेटल भी हो सकता है, इसलिए मैंने सेंट्रल मेटल न कहकर सेंट्रल एटम कह दें। यहाँ पर तो कोबाल्ट है, मेटल है, लेकिन कई बार नॉन मेटल भी हो जाता है। तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है आपको। तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी हो उसको x मान लिया करो। अमोनिया की 0 होती है, तो 6 की 0 × 6 0 ही आएगी, बराबर +3 है। इसका मतलब है x का मान क्या आएगा, यहाँ पर है +3। अतः यहाँ क्या है, यहाँ कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, वो है +3। कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आते ही आप कहोगे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट का नंबर एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आ जाएगा आर्गन 3d में 7 और 4s में 2। 4p में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4f में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सभी को लिखना आता है। इसके पश्चात देखो
इसके पश्चात बात करते हैं कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 3D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और 4p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? और 4d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4f यहां तक संकट पहुंचेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं, ये खाली रहेंगे हमेशा। तो ऐसा कोबाल्ट की 27 की ग्राउंड स्टेज के अंदर ऐसा है। ये क्या है? ये ग्राउंड स्टेज है, यानी कि मूल अवस्था है। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? जब इस +3 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से त्यागेगा? बात ये आती है। तो कोबाल्ट है वो 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से त्यागेगा। तो या तो ये 4s 2 इलेक्ट्रॉन 4s से त्यागेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से त्यागेगा। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इसकी क्या कंडीशन होगी वो देखो। ये यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर ये खाली हो गया। 4p पहले से ही खाली है। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। तो ये कैसी अवस्था है? ये कोबाल्ट +3 की अवस्था है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। इसके पश्चात देखा कि NH3 कैसा लिगेंड है। NH3 एक स्ट्रोंग लिगेंड है। यहाँ पर स्ट्रोंग लिगेंड के साथ साथ इसका व्यवहार भी यहाँ पर स्ट्रोंग है। कई स्ट्रोंग लिगेंड होते हुए भी इसका व्यवहार वीक हो जाता है। तो आप ये बताओ कि यहाँ NH3 है वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई स्ट्रोंग लिगेंड हो। तो यहाँ NH3 स्ट्रोंग लिगेंड की बाती व्यवहार करता है। तो इसका यहाँ पर बिहेव है, ये एक स्ट्रोंग लिगेंड की बाती है और स्ट्रोंग लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा सकता है। तो अतः ये क्या करा सकता है? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनों को कहेगा कि युग्मित हो जाओ। कैसे कहेगा? देखो, ये इसको कह रहा है इधर आ जाओ, नहीं तो ये युग्म देखो ये इसको कहेगा कि आप इधर आ जाओ, जो नजदीक है ना, कहीं एक साथ हो जाओ। तो ये रह गया। इसको ये कहेगा कि 2 खाली चाहिए अपने D2 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपने को 2 कक्ष खाली चाहिए। ये तो इधर आ जाए, तो ये तो खाली हो गया। अब इसको कहा कि आप चलो P के बाद में, क्योंकि यहाँ तक का संकट बनाना है अपने को, तो इसको कहा कि आप है वो छलांग लगा जाओ। कहाँ छलांग लगा जाओ? ये देखो, यहाँ से चलो और यहाँ पर छलांग लगाओ। यहाँ पर चलो और यहाँ पर छलांग लगा जाओ। तो ऐसी घटना घटित हो इसके साथ, तो क्या होगा भाई? अब क्या कंडीशन आ जाएगी कोबाल्ट +3 की? ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा यहाँ पर कोबाल्ट 27 था, ये भी खाली था। तो ये मान लो कि यहाँ आ गया, यहाँ ये आ गया और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? आगे चला गया। तो ऐसा विचित्र व्यवहार देखने को मिला है यहाँ पर। दोबारा से ध्यान दें कि यहाँ पर आप +2 लेकर चलो। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो यहाँ पर +2 होगा। तो x का मान कितना आएगा? +2 आएगा। x का मान +2 आएगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और होगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो यहाँ पर ये भरा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर कहाँ चला गया है, यहाँ पर। तो क्या कंडीशन आई है, 2d खाली हो गए, एक 4s है और ये 4p है, और यहाँ पर क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ आ गया है। ये देखो, ये विचित्र घटना घटी है। तो ये विचित्र घटना घटने के कारण कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यानी कि 3d के 2 कक्षक, 4s का 1 और 4p के 3। तो ये आ जाएगा d, 3d के कितने कक्षक हैं, 2, s 1 है और 3 क्या है, p है। तो ये आ जाएगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और फिर लिगेंड के रूप में किसने व्यवहार किया यहाँ पर, अमोनिया ने। तो अमोनिया ये रही, लोन पेयर दान करने के लिए अमोनिया पहुँच चुकी है, और यहाँ पर ये लोन पेयर दान किए जा रही हैं। और ये देखो, ये लोन पेयर देती हुई ये दे रही है यहाँ पर, और ये लो जी, इसने अपने NH3 6 लिगेंड है, और 6 लिगेंड है वो सभी के पास लोन पेयर है, और यहाँ पर लोन पेयर दान कर कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए हैं। लोन पेयर डोनेट कर कर क्या बना दिए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए हैं, और यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर दिए हैं, लोन पेयर दे दिए हैं। तो देखो विचित्र व्यवहार क्या है, विचित्र व्यवहार ये है कि यहाँ पर कोबाल्ट +2 था, कोबाल्ट +2 था, तो यहाँ पर कोबाल्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो ये त्याग दिए, तो डी में कितने बच गए, 7 बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन लिगेंड कैसा है, ये पर्पल है। तो पर्पल है तो इसको तो कहा भी आप इधर आ जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये खाली हो गया। इसको कहा भी आप इधर आ जाओ, तो यहाँ पर बहुत ही ऐसा व्यवहार किया जैसे बहुत ही प्रबल है। तो अमोनिया ने संभावना नहीं थी कि 2 कक्षा खाली हो जाए, लेकिन अमोनिया ने वो काम कर कर दिखा दिया जो असंभव था। तो इस बात से पता चला कि अमोनिया है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात व्यवहार कर रहा है, जबकि अभी थोड़ा ही टाइम पहले अमोनिया बहुत ही कमजोर प्रदर्शन किया था। अमोनिया का कमजोर प्रदर्शन क्या था कि इस प्रकार के संकुल में अमोनिया ने ऐसे व्यवहार किया था कि जैसे ये वीक लिगेंड हो तो ये वर्ग समतलीय संकुल भी नहीं बना सका था, तो इसको चतुष्फलकीय संकुल से संतोष करना पड़ा था। यहाँ पर 3D वाले को एक इलेक्ट्रॉन को 4D में भेजा, एक इलेक्ट्रॉन को युग्मित करवा दिया और एक 3D को 4D में भेजा। तो ऐसा इसको भेजने के लिए एनर्जी कहाँ से आ गई अचानक ही, तो इस इलेक्ट्रॉन को संक्रमण करने के लिए, यानी कि 3D से 4D में जाने का तो मतलब है कि तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जाना, और तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा कहाँ से आई, VBT इस बात को बताने में असमर्थ रही।